series in which we have already covered the introductory part of the series, and today we are going to deal with the Insurance Regulatory and Development Authority of India. But before we begin, if you haven't subscribed our channel, then do subscribe it now and hit the bell icon so that you can get the notification of every single video I make. बात करें इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो वो हम अभी वैसे डील करेंगे सही, पर पहले जो हमने जो कल पढ़ा था उसको एक बार हम बेसिकली एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, राइट। तो क्या क्या देखा था हमने उसमें, पहले तो इंश्योरेंस की डेफिनेशन देखी थी, इंश्योरेंस होता क्या उसको पहले समझा था। अब उसके बाद में हमने हिस्ट्री देखी इंश्योरेंस की, कहाँ से इसका जो है वजूद में आया, स्टार्टिंग कहाँ हुई, वर्ल्ड में कहाँ से स्टार्टिंग हुई और इंडिया में कहाँ पहली बार कंपनी खुली थी। फिर उसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे इसमें गवर्नमेंट ने भी एक्ट्स लाए यहाँ पे, ताकि जो है ये इस सेक्टर को प्रॉपरली रेगुलेट कर सके। देन उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि 1993 का में मेन तो 1993 में यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा की चेयरमैनशिप में, जिसमें उन्होंने 2 रिकमेंडेशन सजेस्ट की थी मेजर, जो कि पहला था कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे परमिट दे दिया जाए इंश्योरेंस सेक्टर में, और दूसरा था कि एफडीआई लाया जाए इंडिया में, है ना। अब ये जो रिकमेंडेशन दी थी, ये रिकमेंडेशन के बाद में 1999 में यहाँ पे इरडाई का जो है इरडाई को लेके बात चालू हो गई थी। ओवरऑल यहाँ पे एक्ट पास हो चुका था, है ना। अब हम इरडाई के बारे में पढ़ लेते हैं आगे। तो इरडाई की अगर बात करें तो इरडाई जो है अप्रैल 2000 में फॉर्म किया गया था, पहली चीज तो, और दूसरी चीज ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स वो बॉडी जिसको एक कानून के तहत लाया गया है, ना कि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, ना ही कहीं, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अब उसके अलावा एक ऑटोनोमस बॉडी है साथ ही साथ, ये भी एक पॉइंट था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखा है तो इसको लाया गया था जिस एक्ट के जरिए, उसका नाम था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, ठीक है। और ये रेगुलेट करता है पूरे देश में इंश्योरेंस सेक्टर या इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। सारे जो भी डिसीजंस होते हैं वो यही फॉर्म करता है, यही लेता है, ठीक है। फॉरेन कंपनीज यहाँ पे जो है अभी 2021 फरवरी के पहले तक यहाँ पे 49% एफडीआई यहाँ पे अलाउड था, और उसके पहले देखा है तो 2015 में ये 26% तक था। अभी रिसेंटली 2021 के बजट में इन्होंने जो है गवर्नमेंट ने 74% तक यहाँ पे इसको एफडीआई अप्रूवल दे दिया है। अब देखो कितना आता है वैसे, हालांकि अपन एक्चुअल में 49% पहले अप्रूव करा हुआ था, और उसके बावजूद हमारे यहाँ पे एक्चुअल में हम उसे अचीव नहीं कर पाए थे। 49% हमारे यहाँ पे आ ही नहीं पाया अभी तक एक्चुअल में देखा जाए तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई, बट अभी 74% इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया। लेट अस सी अब आगे क्या होता है। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो जो अगर ये हम बात करें तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 114A से इस अथॉरिटी, मतलब इस बॉडी को, जो हमारा इरडाई है, इसको पावर मिलती है कि ये रेगुलेशंस फ्रेम कर सकता है। अब इसमें जो है ये रेगुलेशंस ये फ्रेम करे भी, हालांकि इसने जैसे कि चाहे वो कंपनी के रजिस्ट्रेशंस को लेके हो, या फिर आपके जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनके पॉलिसी होल्डर्स के जो पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन में हो। इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन में मतलब उनके साथ में कोई फ्रॉड ना हो, उनके साथ में जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस हो वो हेल्दी रहे। तो ये सारी चीजों को लेकर उसने, जो इरडाई है, उसने ऑलरेडी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने बना रखे हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है इरडाई का, और चेयरपर्सन इसके फिलहाल है सुभाष चंद्र खुंटिया। अब फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो सेक्शन 14 जो है इरडाई एक्ट 1999 का, वो इसकी ड्यूटीज, पावर्स और फंक्शन को डिफाइन करता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसके जो 2 मेजर फंक्शंस हैं वो है पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, हालांकि मैं इंटरेस्ट लिखना भूल गया, सॉरी। तो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, वो उसको सिक्योरिटी देगा कि एक्चुअल में आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी करोगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, इनफैक्ट आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, आपका कोई हरासमेंट नहीं करेगा, आपको कोई हरास नहीं करेगा। लाइक आपने अगर इन्वेस्ट किया है, अगर आपको क्लेम चाहिएगा जब भी, या कंपनसेशन आपको मिलना होगा, तो आपको प्रॉपर मिलेगा, और एक अश्योरेंस देता है कि भैया भाई तुम्हारा भाई बेटा है ना। तो इस टाइप का। अब हेल्दी ग्रोथ ऑफ, सेकंड है इसका हेल्दी ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। अगर इंश्योरेंस सेक्टर की हेल्दी ग्रोथ की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने जो है जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे फ्रेम करे हुए हैं, जिससे यहाँ पे जो है एक हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने पॉलिसीज वगैरह जो है फ्रेम करी है, जिससे कि इंश्योरेंस सेक्टर ज्यादा से ज्यादा डेवलप करे और ग्रोथ इसकी जो है ज्यादा से ज्यादा देखने में आएगी। तो ओवरऑल जो है मेजर जो रोल रहेगा इसका इसी के अराउंड घूमता है। अगर फंक्शंस की और अगर हम डिटेल में अगर बात करें, ये तो हमारे जनरली इसके जो मेन फंक्शन थे। इसके अलावा जो दूसरे फंक्शन है वो है जैसे कि कोई भी नया एप्लीकेंट है या कोई भी नया इन्वेस्टर आ रहा है इंडिया में और वो चाह रहा है कि मैं यहाँ पे नया बिजनेस खोलूं या वो चाह रहा है कि मैं यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में मतलब यहाँ पे हाथ आजमाऊं, तो उसको सबसे पहले यहाँ पे लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस तो हर चीज में लेना पड़ता है यहाँ पे, तो लाइसेंस तो एक्चुअल में यहाँ पे हर जगह पे लेना होता है। तो सर्टिफिकेट यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाई कहाँ पे होगा, तो वो भी इरडाई में ही होगा और वो इश्यू भी इरडाई ही करेगा। उसके अलावा जब आपका सपोज आपने लाइसेंस ले लिया, अब इनको जो लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस यहाँ पे इंडिया में हर मतलब मेजोरिटी में क्या है, जो जैसे आपका लाइसेंस जो है आपका यहाँ पे 1 साल के लिए मिलता है, ठीक है। तो हर साल के बाद में आपको यहाँ पे रिन्यू कराना होता है। जब आप रिन्यू कराने के लिए जाएंगे तो आपको फिर वापस जाना होगा किसके पास में, इरडाई के पास में। फिर उसके अलावा यहाँ पे सस्पेंशन और कैंसलेशन भी कब होता है, जैसे आप यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे अनलॉफुल टाइम मतलब जो इनके जो रेगुलेशंस हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ये इरडाई के रेगुलेशंस जो भी उसने बनाए हैं उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है वो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर देगा। बट इवन देन सस्पेंशन के बाद में भी अगर आप नहीं मान रहे हो और आप उसके रेगुलेशंस को नहीं फॉलो अप कर रहे हो तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। बात करें प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन मैटर्स कंसर्निंग असाइनिंग पॉलिसी, नॉमिनेशन पॉलिसी होल्डर, ठीक है। यहाँ पे जो है बात वही है कि पॉलिसी होल्डर के जो भी पॉलिसी होल्डर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा ये, चाहे वो फिर नॉमिनेशन को लेके हो कि भैया मैंने जैसे नॉमिनी फिलअप करते उसको लेके हो, या फिर कोई पॉलिसी को असाइन करने में हो, ठीक है, या फिर आपका जो कोई क्लेम सेटलमेंट हो, सामने वाला मना कर रहा है उसको लेके, जैसे सामने वाला इन द सेंस इंश्योरेंस कंपनी है ना, किसी आदमी के पास नहीं पूछने का। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे सेटलमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो सेटलमेंट कैसे होगा, यहाँ पे आप गए वहां पे जैसे इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में, आपने क्लेम के लिए वहां पे अप्लाई करा, वहां पे अगर उसे वो मना कर देता है कि मेरे पास में नहीं है या समथिंग ऐसा, तो वैसे कोई मना नहीं करता है। बट इवन देन अगर आपको जो आपका कंपनसेशन जो मिलना चाहिए वो अगर आपको नहीं दे रहा है तो वैसी कंडीशन में आप जो है इरडाई को बीच में ला सकते हैं, या इरडाई जो है वहां पे आपके लिए काम कर देगा और आपका काम हो जाएगा और आपको आपका क्लेम मिल जाएगा, सेटल करा देगा। तो ये ओवरऑल यहाँ पे जो है काम करता है इरडाई। उसके अलावा यहाँ पे जो है कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग ऑडिट ऑफ द इंश्योरर्स इंटरमीडियरीज इंश्योरेंस एडमेरीज और ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है जनरली यहाँ पे जो है ये जो है इंश्योरर्स इंटरमीडियरीज इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी ये करता है। प्लस साथ के साथ यहाँ पे जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो कर रहा है ना, जैसे किसी भी केसेस में, तो उसमें भी वहां पे ये जो हो रहा है, ये जो इन्वेस्टिगेशन और ये जो इंक्वायरी होती है उसका भी ऑडिट करता है कि एक्चुअल में हो भी रही है या नहीं। क्योंकि इंडिया में जनरली क्या होता है 3 या 4 लोगों का पूछते हैं और बोल देते 20-25 का हमने जितने भी हैं पूरा ऑफिस का कर लिया और उसके बाद में पैसे खा के चले आते जनरली। तो उस चीज को भी रोकने का काम ये करता है और उसके ऊपर भी अपनी नजर बनाए रखता है। कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ रेट्स एडवांटेजेस एंड टर्म्स कंडीशन दैट मे बी ऑफर्ड बाय द इंश्योरर्स। अब देखो क्या होता है कि अगर हर कंपनी वाला जो है, जैसे कोई भी कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी है, हर कोई चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करूं मेरी पॉलिसीज से। तो क्या करते हैं वो ज्यादा से मतलब कम से कम रेट बताते हैं, एडवांटेजेस ज्यादा बताते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस कई लोग छुपा भी देते हैं बीच में और बाद में फिर उसके बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पर हाँ, ये जैसे अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशन, ये ओवरऑल इन सब चीजों को रेगुलेट करने का काम और इसको कंट्रोल करने का काम भी किसका है, इरडाई का। नाम बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ रेट एडवांटेजेस टर्म्स एंड कंडीशन जो कि इंश्योरर जो है आपको ऑफर कर रहा है, ठीक है। जो कि जनरली क्या होता है कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के मैटर में जो है टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का रोल नहीं होता है उसका। वो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी जो है उसकी देखरेख में काम नहीं चलता है। तो वो जो है ये वाला जो पोर्शन होता है उसको पूरी तरीके से इरडाई जो है पूरा ये जो कंट्रोल और रेगुलेट करता है अंडर
64U सेक्शन, और ये काय का सेक्शन है वैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938 जिसका पहले 114A था, राइट। अब यहाँ की अगर बात करें आगे तो स्पेसिफाई करता है क्वालिफिकेशन और कोड ऑफ कंडक्ट, प्लस यहाँ पे एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की भी बात कही गई है, किनके लिए, तो इंटरमीडिएरी और जो आपके एजेंट्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इंटरमीडिएरी और उसके अलावा एजेंट्स को यहाँ पे उनके लिए IRDAI यहाँ पे जो है स्पेसिफाई करके रखता है क्वालिफिकेशन, प्लस उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कैसे होगा, किस कोड ऑफ कंडक्ट, इन कोड ऑफ कंडक्ट में मतलब होता है जनरली आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो भी आपकी यहाँ पे जरूरी होती है। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो है रेगुलेट करता है जो भी इंश्योरेंस कंपनी में फंड्स आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको भी रेगुलेट करता है आपका IRDAI। तो IRDAI जो है इनको भी जो है रेगुलेट करता है। साथ ही साथ अब ये रेगुलेट करता है मार्जिनल सॉल्वेंसी। तो मार्जिनल सॉल्वेंसी जो हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि एक्चुअल में सॉल्वेंसी होता क्या है, तो वो एक पर्टिकुलर मेंटेन है कि नहीं ये चीज भी वो रेगुलेट करता है। फंड्स वाला इश्यू तो इन्वेस्टमेंट वाला तो ये कि एक्चुअल में ये हेल्थी प्रैक्टिसेस मतलब कहाँ से रहा है इनके पास में इतना, तो वो ओवरऑल उनके पास में ये सारी चीजें ये रेगुलेट करता है। प्लस साथ ही साथ ये जो है सुपरवाइज करता है टेरिफ एडवाइजरी कमेटी को की फंक्शनिंग को भी, ठीक है, कैसे क्या काम कर रही है उसको भी सुपरवाइज करता है IRDAI। साथ इसके अलावा यहाँ पे जो है एक किसी इंश्योरर के द्वारा किसी रूरल और सोशल सेक्टर में कितने परसेंट उसने जनरल इंश्योरेंस प्लस कितना परसेंटेज उसने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस किया है, इसको भी स्पेसिफाई करने का काम IRDAI करता है, ठीक है। कोई बंदा है वो गया किसी, सपोज एक कंपनी है, उसने एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक गांव है, ठीक है, जैसे एक गांव है कोई, वहां पे एक ये बंदा जाता है, ये इतना पूरा गांव है, ठीक है, ये एक बंदा है, ये जा रहा है, ये किसका है, सपोज मान लो CDA, ये एक कोई कंपनी है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे इसने आके अपने इंश्योरेंस बेचा है, ठीक है। अब इंश्योरेंस इसने यहाँ पे बेचा, अब ये टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो 100% है। अब ये 100% पॉपुलेशन को उसने यहाँ पे इंश्योरेंस बेच दिया है, पर अब इंश्योरेंस इसने यहाँ पे बेचा है तो कितनी पॉपुलेशन को इस कंपनी ने, कितना परसेंटेज पॉपुलेशन को इसने जनरल इंश्योरेंस बेचा है, प्लस कितने परसेंट पॉपुलेशन को इसने लाइफ इंश्योरेंस बेचा है, ये चीज को स्पेसिफाई करने का काम किसका है, तो वो IRDAI का है। फिर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो IRDAI का अगर हम बात करें तो यहाँ पे IRDAI के हमने देख चुके हैं, अभी स्ट्रक्चर के अभी जो चल ही रहा है, जस्ट अ सेकेंड। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे पास में है, यहाँ पे IRDAI का जो स्ट्रक्चर है 9 मेंबर्स बॉडी होता है, ठीक है, जिसमें एक तो चेयरमैन होता है जो करंटली सुभाष चंद्र खुंटिया है, ठीक, सॉरी खुंटिया है, और इसमें जो है 4 जो है फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, प्लस 4 मेंबर्स जो होते हैं वो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, पार्ट टाइम इन द सेंस, ठीक है, वो उनका वो परमानेंटली नहीं होते, वो दूसरे भी काम करते रहते हैं, पर वो दूसरी चीज के होते हैं, पर उनको यहाँ पे अलग से एक्स्ट्रा या एक्स ऑफिसियो उनको जो बॉडी दी होती है, एक ड्यूटी दी होती है। अब IRDAI जो है एक इकलौती अथॉरिटी है जो यहाँ पे लाइसेंस देती है, ठीक है, इंडिया में जो आपको अगर इंश्योरेंस सेक्टर का लाइसेंस लेना है तो आपको IRDAI या IRDAI के पास में ही जाना होगा, वही आपको जो है लाइसेंस प्रोवाइड कर पाएगी, बाकी और कोई भी नहीं करेगा। एक्चुअल में वो है ही एपेक्स बॉडी, तो वही ऑब्वियस सी बात है वही देगा। अब उसके अलावा देखा जाए तो अगर कोई भी नया प्लेयर है, नया इन्वेस्टर है, ठीक है, या कोई भी नया बिजनेसमैन है जो यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहा है अपना बिजनेस इंश्योरेंस से रिलेटेड, या इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या इंश्योरेंस बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहा है और उसको लाइसेंस यहाँ से मिल चुका है, IRDAI में उसने अप्लाई किया है और उसको लाइसेंस मिल चुका है, तो जैसे ही उसने अप्लाई किया था जैसे ही उसको लाइसेंस मिला उसके 15 से 18 महीने के अंदर अंदर उसको बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है, वरना वो कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके अलावा नया जो भी एप्लीकेंट आता है, ठीक है, जैसे जो अब ये बंदे की अगर बात करें, ये यहाँ पे गया है तो उसका यहाँ पे अगर नॉर्मली हम देखे जाए तो ये जो बंदा था यहाँ पे गया IRDAI के पास में, ठीक है, IRDAI के पास में, तो यहाँ से गया, इसने यहाँ से लाइसेंस ले लिया, इसको लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस लेने के बाद में इसने अगर 15 महीने तक, 15 से 18 महीने के बीच में अगर इसने अपना यहाँ पे खुद का एक कंपनी यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया बिजनेस, तो ये जो है ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल होने के साथ ही यहाँ पे जो है इसको अगर आप जो भी ये यहाँ पे गया तो इसको अब यहाँ पे लाइसेंस के लिए लगाया इसने, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करी तो उसके लिए उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगी, जो कि है 50,000 रुपए एक बार के, मतलब पहली बार के, ठीक है।
अब आप यहाँ पे सपोज यहाँ से 1 साल हो गया, ठीक है, ये गया ये अगस्त 1 को, ठीक है, ये अगस्त 1 2020 को गया, ठीक है, अगस्त 1 2021 पे ये तो खत्म हो गया लाइसेंस, ठीक है। 1 साल के लिए इनको जो मिलता है लाइसेंस, अब 1 साल के लिए 1 साल बाद ये जो है पूरा लाइसेंस जो है एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब एक्सपायर हो गया तो इसको वापस से जाना पड़ेगा रिन्यू कराने, कहाँ पे, इरडाई में। अब इरडाई में जाएगा तो इसके पास में जो टोटल इसकी जो ग्रॉस प्रीमियम आई है, अब ग्रॉस प्रीमियम की अगर बात करेंगे तो ये एक्चुअल में एक अपनी इंश्योरेंस रिलेटेड टर्म है, तो ये हम डील करेंगे हमारे आगे वाले लेक्चर में, पूरा जितना जिसमें सारी जो जितनी भी टर्म्स है उनको प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है इसमें जब ये दूसरी बार जाता है, सेकंड टाइम जाता है अप्लाई करने के लिए, है ना, तो इसके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो ये इसकी जो टोटल प्रीमियम आई है उसका 0.20% दे दे एज अ फी, या फिर 50,000 रुपीज, ठीक है। ये दो यहाँ पे कंडीशंस पड़ी होती है इसके पास में। पर इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये होती है कि 0.20 जो परसेंट है इसका, और ये जो 50,000 है, ठीक है, तो इसमें जो है ना, जैसे 0.20% और यहाँ पे 50,000 है ना, 50,000 यहाँ पे अपने पास में इनने दिया हुआ है कि आपको इन दोनों में से कुछ एक पे करना है। पर ऐसा नहीं है कि आप एज एन इंश्योरर आप या एक किसी भी एक जनरली एक हर इंसान का होता है कि मैं मेरा ज्यादा फायदा देखूं, राइट। तो अब यहाँ पे 0.20% है, तो अब इनने अलग से कंडीशन और जोड़ी हुई है कि जो भी ज्यादा हो, सपोज अगर ये 50,000 आ रहा है, ठीक है, 50,000 है और इसका जो 0.20% बन रहा है वो 48,000 है, तो वो चार्ज करेंगे 50,000। और यही अगर ये 0.20% 60,000 के समथिंग हो रहा है तो वो इसको चार्ज करेंगे। तो ये यहाँ पे सीन होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने ये देख लिया इसका। अब इसके अलावा आगे की बात करें तो इरडाई की अगर बात करें तो इनने एक फाइल एंड यूज प्रोसीजर भी यहाँ पे इनने लाया गया था, जिसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि आपको जो है एक कॉपी बना, एक मतलब एक जो भी आपकी जो आप प्रोडक्ट्स लाते हो, ठीक है, उसकी आपको प्रॉपर प्राइसिंग बतानी पड़ेगी, डिटेल। आप एक प्रोडक्ट लाए हो उसकी डिटेल प्लस उसकी प्राइसिंग, और साथ ही साथ उसके टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, जो आपने उसके अंदर जो मेंशन किया हुआ है कि ये अगर ये पॉलिसी आप लोगे तो इसमें आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, प्लस उसके साथ लिटरेचर। अब लिटरेचर क्या होता है, तो लिटरेचर में जो भी उसके बारे में डिटेल दी हुई है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताना होगी, ठीक है। और वो उसकी एक कॉपी जो है आपको इरडाई को देना होगी आपकी साइड से। इसके अलावा यहाँ से देखना है तो ऑल इंश्योरेंस जो भी ये जो जितने भी इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हो गए या जितने भी एजेंट्स हो गए या कॉर्पोरेट एजेंट्स हो गए, ठीक है, इन लोग को जो है 100 घंटे की, ठीक है, 100 आवर्स की एक कंपलसरी ट्रेनिंग लेना जरूरी होती है लाइसेंस को पाने के पहले, ठीक है। अगर इनने 100 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर ली उसके बाद में ही इनको लाइसेंस मिलेगा। अगर ये उस ट्रेनिंग को मतलब जो है कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है उनकी साइड से इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, 100 आवर्स इनने कंप्लीट कर लिए, वो सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में इनको लाइसेंस मिलता है। अगर वो नहीं है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आगे का हम अगले पार्ट में देखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।